अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। और सबसे पहले तो ये कि आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान में किस तरह से फ्लड और ये सब कुछ चल रहा है। मगर अभी अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कतर के विजिट पर थे और वहाँ से $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। मगर साथ साथ मैं ये भी ऐड करती चलूं कि आईएमएफ की शर्त थी कि पहले पाकिस्तान जो है वो जो गल्फ कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरब भी हो जाता है, यूएई और दूसरे कई ममालिक, उनसे अगर वो 4 बिलियन ले लेंगे तो फिर आईएमएफ का जो लोन है यानी उसकी किस्त जो है वो हमें मिलेगी। और हो सकता है कि इस सिलसिले में ये बात की गई हो, लेकिन किस तरह से देखते हैं आप कि जो ये इन्वेस्टमेंट आ रही है? जी बहुत शुक्रिया आरजू काजमी जी कि आपने मुझे बुलाया अपने शो में। देखें, पहली बात तो ये कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सेल है। इन्होंने कतर के साथ जाके ये दो बातें की हैं। एक तो इन्होंने मुआहदा किया है कि जी जो वर्ल्ड कप होगा उसकी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हम देंगे, यानी पाकिस्तानी फौज जो है वो उसकी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। तो उसका ठेका लिया इन्होंने, वो काफी पैसे इनको मिल जाएगी फौज। दूसरा, इन्होंने जो वहां पे गुजारिश की, जाके हाथ पांव पड़े हैं, वो ये है कि आप हमारे असासे खरीद लें, टोटल कंट्रोल में ले लें, आप खरीद लें। और वो कोई तकरीबन $2 बिलियन के इन्होंने उनके साथ उनको ऑफर्स दी हैं, जिसमें आपके तमाम एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें आपके तमाम सी पोर्ट्स हैं एक्सक्लूडिंग गवादर, क्योंकि गवादर 40 साल के लिए चाइना को दिया हुआ इन्होंने पट्टे पे। इसके अलावा आपके सारे एलएनजी के प्लांट्स हैं। इसके अलावा जो है वो आपके सारे क्या उसे कहते हैं, सोलर पावर प्लांट्स हैं। ये सब उन्होंने कहा है कि हम कतर को कहा है कि आप हमसे खरीद लें। कतर ने खरीदे नहीं है अभी, ना किसी दस्तखत किए हैं किसी मुआहदे पे। उन्होंने उनकी ऑफर को कहा है कि वी आर गोइंग टू कंसिडर योर ऑफर, जिसका मतलब ये है कि ये लोग वापस आ जाएंगे पाकिस्तान और फिर जो है वो कतर की जो गवर्नमेंट है वो आपस में निगोशिएशन करके तो फिर फैसला करेंगे। ये देखें, ये बड़ी खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आईएमएफ का 1 इशारिया समथिंग का जो लोन है वो लेने के लिए आप उनकी शर्त पूरी करने के लिए अपने घर का सामान बेच रहे हैं जो आप वापस नहीं ले सकेंगे। यानी आप जब कतर को ये चीजें बेच देंगे एयरपोर्ट, तो वो वापस जब आप चाहेंगे लेना तो वो कैसे लेंगे? वो तो बिक गई है एक चीज। जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में चाइना के साथ साथ अब कतर का भी असर रसूख होगा। हम देख चुके हैं पहले भी कतर का असर रसूख, जब नवाज शरीफ के खिलाफ वो क्या था, पानामा पनामा लीक। पनामा लीक्स आई थी, तो कतरी खत का बड़ा शोर मचा था। तो ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं और ये एक ऐसी जगह पे पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं जिसको मैं कहूंगा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। हमें तो ये खतरा है कि अब ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो असासे हैं हमारे, वो भी ये बेचना शुरू कर देंगे। हमारा 80 ट्रिलियन रुपीज की हमारी प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं उसकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, जिनको ये 15वीं तरमीम जो ला रहे हैं उसके तहत ये एक अथॉरिटी बना रहे हैं और उस अथॉरिटी के कंट्रोल में होगी, यानी कि वो उसको बेच सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं या जो मर्जी उसका करें। तो हालात बड़े खराब हैं जी। लेकिन सर अभी तो उन्होंने एग्रीमेंट जो है वो पब्लिक नहीं हुआ है और अभी सिर्फ जैसे आप बता रहे हैं कि बातचीत चल रही है। अब मगर कतर को क्या फायदा होगा ये लेकर, और ये पैसे जो मिलेंगे कितने दिन मुल्क उससे चल पाएगा? क्योंकि जाहिर है पहले भी चाइना का लोन भी है, अमेरिका का भी है, अब एक लोन और बढ़ जाएगा। लेकिन इस तरह से असासे बेच बेच कर तो काम चलने वाला नहीं है। ये तो कोई ना कोई स्टैब्लिशमेंट में सोच ही रहा होगा। देखिए, सिर्फ ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, सिर्फ ये नहीं बेच रहे। कतर इनका पूरा स्टॉक एक्सचेंज खरीदना चाहता है। वहां जाके फिर इन्होंने कहा कि हम वापस जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ठीक है, इस पे भी बात हो सकती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान भी बेच रहे हैं ये। जहां तक रहेगी बात कतर को क्या फायदा है, जाहिर है कि कोई फायदा है। और वो फायदा ये है कि एयरपोर्ट्स जो है, यहाँ की बड़ी आमदन होती है एयरपोर्ट्स की। और एक तो एयरपोर्ट टैक्स है, फिर आपका जो जहाज वहां उतरते हैं
वो किराया देते हैं, जो पार्क होते हैं वो किराया देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के पैसा जो है वो एयरपोर्ट्स के कमाने के तरीके हैं, तो वहां से ये पैसा कमाएंगे। सोलर पावर प्लांट ये बेच रहे हैं, तो जाहिर है बिजली की कीमतें जो है फिर कतर तय करेगा, तो कतर उसमें से पैसे कमाएगा। इसी तरह एलएनजी के प्लांट्स हैं, इसी तरह सी पोर्ट्स हैं, सारी तजारत तो सी पोर्ट से होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी जहाज ने किसी दूसरे मुल्क भी जाना हो, बहरी जहाज ने, तो वो मर्चेंट नेवी का शिप जो है वो कराची या पोर्ट कासिम या गवादर में डॉक करता है, उसका किराया होता है। अगर कोई जहाज खराब हो जाता है या कोई उसमें नुक्स पड़ जाए, वो जितने दिन वहां रहता है हजारों डॉलर के हिसाब से उनका वो किराया बनता है। तो इसमें ये है कि जाहिर है कि कतर को फायदा ही है ना, लेकिन ये इतने नालायक हैं कि ये जितना पैसा आता है ये करप्शन की नजर हो जाता है। ये डायरेक्टरों और डायरेक्टर जनरल्स और चेयरमैन बोर्ड और उनकी तनख्वाहों में, गाड़ियां खरीदने में, इनकी कोठियों के किरायों में, इनके ट्रैवलिंग अलाउंस में, इनके डेली अलाउंस में बेशुमार करप्शन हो रही है। तो इसलिए ये वो पैसा कौमी खजाने में जो है वो आता ही नहीं है। जी लेकिन सर अब एयरपोर्ट्स तो बहुत सारे, चाहे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स जो हैं वो तो ऑलरेडी चाइना को मॉर्गेज किए हुए हैं। तो ये एक ही टाइम पे दो लोगों के साथ डील कैसे करेंगे? और क्या चाइना ये सब कुछ होता रहेगा तो चाइना को मतलब आराम से बैठा रहेगा चाइना? क्योंकि अभी तक काफी सारा एरिया जो है, काफी सारी बिल्डिंग्स और इस किस्म की चीजें, चाहे वो मोटरवेज हो, वो तो चाइना को दे चुके हैं, ये मॉर्गेज किए हैं, यानी बेचा नहीं है, लेकिन फिर भी जाहिर बेचा ही समझे, क्योंकि पैसे तो देंगे नहीं वापस, वो तो खा पी के बराबर हो जाएंगे। ये आप देखें कि जब हम वहां जब कोई प्लॉट लेने जाता है ना, प्लॉट लेने, तो सबसे पहले वो जाके ये पता करते हैं कि ये प्लॉट असल किसकी मलकियत है। वरना अक्सर आपने ये कहानी सुनी होगी कि एक हम्म। प्लॉट कई कई दफा बिक जाता है। हम्म। तो ये भी यही कुछ कर रहे हैं मेरे ख्याल में, कि कतर को चाइना को बेचा हुआ है तो अब आगे उसको बेच के पैसे पकड़ रहे हैं, पैसे पकड़ते जाओ। लेकिन मेरा ये तो एक लाइट नोट पे मैंने बात की है, लेकिन अगर संजीदा सोचें तो ये मुमकिन है कि जो नेगोशिएशंस हैं वो इस बात पर आकर रुक गई हों कि कतर जो है, जो चाइना को पाकिस्तान ने दिया हुआ है जिस मुआहदे के तहत, वो पैसा जो है फिर इस 2 बिलियन में से चाइना को दे के उनसे लेके इनको दिया जाए, कुछ इस किस्म का होगा। या कोई ऐसे एयरपोर्ट्स होंगे जिनकी लीज खत्म होने वाली होगी, या कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे होंगे जिनके जो है वो लीज नहीं दी गई। मसलन फैसलाबाद का एयरपोर्ट तो ये कतर को दे रहे हैं, वो तो चाइना ने नहीं लिया। तो ये चीजें हैं। क्योंकि सर ये तो वही हो गया ना, इसकी टोपी उसके सर जो बोला जाता है। मगर हाँ मगर ये जरूर है कि ये कोई आम आदमी तो नहीं है ना, कि जैसे जो जो प्लॉट ले रहा हो और वो पता ही ना कर पाए। जब कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो तो जरूर देखेंगी कि भाई ये पहले से तो नहीं किसी और के पास है। लेकिन सवाल सारा ये है कि ये इस वक्त वैसे तो बड़ी मुश्किल हालात थे, कुछ टाइम पहले तक आप जानते हैं कि क्या इकोनॉमी की कंडीशन थी, कि कहा जा रहा था कि श्रीलंका बनने जा रहे हैं, कभी क्या बात हो रही थी। आपको नहीं लगता कि ये इससे बचने के लिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा संभाला ले ले इकोनॉमी? बिल्कुल, आपने सही तज्किया किया है, ऐसा ही है, इनकी कोशिश है। लेकिन वो शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। बात ये आरजू जी कि ये जहां से मर्जी पैसा पकड़ लें, ये पैसा खर्च होगा। कहते हैं कमाई ना होवे ते घर दा खूह भी खाली हो जाता है। यानी अगर आपके पास कमाने का जरिया ना हो तो जो आपका कुआं भी भरा हो पैसों से तो वो भी खत्म हो जाएगा। इनके पास पाकिस्तान की इकोनॉमी इज नॉट अ एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, इट्स एन इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, इट्स अ डेट इकोनॉमी। तो ये नहीं निकल सकते उसमें से। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अगर अपने लोगों पे थोड़ा रहम करना है तो पाकिस्तान हाथ खड़े कर दे, डिफॉल्ट हो जाए, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे अपने आप को। 3 साल के लिए पाबंदी लगेगी पाकिस्तान पे कि कोई इसको कर्जा नहीं दे सकता, कोई पैसा नहीं दे सकता। लेकिन फिर कम से कम ये होगा कि जो आप कमा रहे हैं वो आपका ही होगा ना, वो कोई आपसे छीनेगा तो नहीं। तो अब ये इतनी जुर्रत इनमें है नहीं, क्योंकि इन्होंने इक़्तिदार संभालना है। और अगर शहबाज शरीफ ऐसे करता है तो उसके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा होगा, इमरान खान करता है तो उसके खिलाफ होगा, जरदारी साहब आके करते हैं तो उनके खिलाफ होगा। दे आर नॉट ट्रू sons of the soil in the sense that they are not nationalists। ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नेशनलिज्म कभी पैदा ही नहीं हुआ। यही तो वजह है कि बलोच अलहदा लड़ रहे हैं, सिंधी अलहदा लड़ रहे हैं, हम अलहदा कह रहे हैं जान छोड़ो हमारी
पश्तून अलहदा लड़ रहा है, PTM हो गई या TTP हो गई। तो ये इसके सिवाय कोई चारा नहीं है, ये सारा कुछ बेच देंगे, फिर इनके पास बेचने को क्या होगा। तो नुकसान तो उन लोगों का होगा जो गरीब तबका है या लोअर मिडिल क्लास या इवन मिडिल क्लास है। ये तो अपना पैसा इनके पास बहुत है, ये तो कहीं और चले जाएंगे, इनका तो कोई टेंशन नहीं है। नवाज शरीफ साहब आराम से लंदन में बैठे हैं, किसी को पता है कितना खर्चा है लंदन का रोज का, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। इसी तरह इमरान खान जो जलसे कर रहा है, एक जलसे का कितने करोड़ों का खर्चा है, उसको किसी ने हिसाब लगाया है, किसी ने जरूरत की है कि पूछे इमरान साहब, खान साहब आप इतने जलसे कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आपको मिल रहा है जिससे आप जलसे कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि हमारे यहाँ एशिया में एक तरीका है ना कि अगर पेशेंट बिल्कुल कोमा में भी चला जाए तो हम यही कहते हैं कि जी निकल आएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो करके जो है थोड़ी सी होप रखी जाती है। लेकिन ये जरूर है सर के पहले वाकई में पाकिस्तान की बहुत खराब कंडीशन हो गई थी कुछ महीने पहले, लेकिन इस वक्त जो है वो काफी जिसे कहना चाहिए इधर उधर से सहारे मिल रहे हैं। IMF भी तैयार हो गया है और साथ ये गल्फ कंट्रीज भी दे रही हैं। तो बहुत ज्यादा आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा उम्मीद रखनी चाहिए? लेकिन बात यही है कि ये कर्जे के ऊपर कब तक चलेगा मुल्क, और ये अपने अपने आप को क्यों नहीं काम करते, मतलब अपनी फैक्ट्रीज को क्यों नहीं खोलते, बाकी चीजें क्यों नहीं चलाते कि जिससे कि पैसा आए। खुद खुद कमाने की आदत क्या खत्म हो गई है हमारी? नहीं नहीं, खुद कमाने की आदत खत्म नहीं हुई, कमाने का तरीका बदल गया है। और बाकी ये है कि जो आप कह रही है ना कि होप हम लोग एशिया में रखते हैं, तो मैं डॉक्टर था पाकिस्तान में इस जमाने में, तो हॉस्पिटल में एक स्टेज ऐसी आती थी जब हम मरीज को कहते थे कि इनको अब आप घर ले जाएं, इनको अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत। तो पाकिस्तान को इस वक्त दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, और मैं तो दुआओं में यकीन नहीं रखता, लेकिन जो रखते हैं वो करें। बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो क्यों कर्जों पे चल रहा है, क्या इनको कमाने का शौक खत्म हो गया? आपने ये सवाल किया ना, कमाने का शौक खत्म नहीं हुआ। बात यह है कि एक मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, प्रो एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनाने के लिए कम से कम 3 चीजें चाहिए। मैं कोई इकोनॉमिस्टों को का वो नहीं कर रहा, लेकिन 3 चीजें तो ये कॉमन सेंस है ना। एक, आपको एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चरल बेस चाहिए इकोनॉमी के लिए। इस वक्त जाके देखें सिंध में क्या हाल हुआ है सैलाब से, बलूचिस्तान में क्या हाल है, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, POJK हो गया, पंजाब हो गया, खैबर पंजाब में पख्तूनख्वा भी है। हो गया। आज तो जो स्वात है वहां पे दर्जनों के हिसाब से होटल सलाबी रेले में बह गए हैं। तो बिल्कुल। आप कैसे एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करें? नंबर 2, आपकी स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो हैवी इंडस्ट्री की एक किस्म की फाउंडेशन होती है, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री के लिए आपको जो फाउंडेशन चाहिए वो कम्युनिटी बेस्ड इंडस्ट्री है, पीस वर्क पे जो होती है, वो भी नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास सबसे पहली, इन तीनों चीजों से पहले जो तीसरी चीज है वो सबसे पहले है, वो ये है कि आपके पास पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है नॉन स्टॉप 24/7 ऑल अक्रॉस द कंट्री, उसके जनरेट करने का पैसा ही नहीं है, वसाइल ही नहीं है। आप फॉसल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा चुकी है। आप फॉसल फ्यूल पे अगर मैन्युफैक्चरिंग करते भी हैं तो कई मुल्कों में तो आपकी प्रोडक्ट सिर्फ इस बात पर बैन हो जाएगी, जो क्लाइमेट चेंज के यूनाइटेड नेशन के कवानीन है कि जी ये फॉसल फ्यूल से तैयार किया गया माल है। यूरोप में तो आप बेच नहीं सकते, क्योंकि वो फिर आके इंस्पेक्ट करते हैं कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं यूरोप में, ये किस फैक्ट्री में बनाई गई है, ये इंडस्ट्रियल जो हब है, यहाँ पे मजदूरों की सेफ्टी और हेल्थ का क्या सिस्टम है, यहाँ उनकी उम्र क्या है। तो आप तो चाइल्ड लेबर पे फुटबॉल बना के यूरोप को बेचते रहे हैं ना पिछले 60-70 साल, तो वो तो अब आप नहीं बेच सकते। तो कहां से करेंगे इकोनॉमी? ये नहीं हो सकता। मैं जब कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, तो मैं मतलब है कोई ये दावा नहीं कर रहा, मुझे सामने चीजें नजर आ रही हैं। कोई रास्ता नहीं है सिवाय डिफॉल्ट और बैंकरप्सी के, कोई रास्ता नहीं है। वो अलग बात है कि हम जो है वो कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करके कहे कि मैं बिल्ली नहीं है, उसका तो कोई इलाज नहीं मेरे पास।
लेकिन सर कभी ना कभी तो ये चीजें भी तो हो सकती है ना, चले बारिशें हैं अभी बहुत है, कहा कभी गया ना है, लेकिन कभी, कभी ना कभी नहीं, दो सब चार दिन में कभी ना सर पानी, कभी। मेरी बात तो सुनिए सर, बारिशें हो रही है, फ्लड भी है, मानते हैं, लेकिन ये जाहिर है बारिशें रुकेंगी, ये पूरी लाइफ तो नहीं चलने वाली, और जो फ्लड है वो भी जाके कहीं ना कहीं खत्म होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो, अगर पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्रीज जो है दोबारा से ओपन करे, जो नवाज शरीफ साहब के टाइम में, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है, तो बिजनेस की तरफ उनका माइंड था। इमरान खान क्योंकि चैरिटी भी चलते रहे कि जी हॉस्पिटल बना लिया तो यूनिवर्सिटी बना ली, तो वो मांग मांग के उनका वही स्टाइल रहा, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी वो मांगते ही रहे। तो सर अब सही कह रही, मैं, सही कह तो रही हैं आप। वो जो जिधर से उठकर आता है वो वही करता है ना। तो नवाज शरीफ साहब का था कि वो क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से हैं, तो वो बिजनेस लेके जाते थे लोगों के पास। तो मेरा ख्याल है कि चाहे हल्की सी होप सही, लेकिन हम उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये कि अगर इस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट एक तरह से, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, लेकिन चलती तो उन्हीं की है, और आगे कहा भी जा रहा है इलेक्शंस का, जो कुछ भी इमरान खान के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो स्टैब्लिशमेंट है वो भी हमारी बिजनेस ही चलाती रही है, फौज भी बिजनेस ही है हमारा। तो ये लोग ये दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि खत्म करना या डिफॉल्ट करार दे देना वो तो कभी नहीं होगा, वो तो आप भूल जाए, लेकिन कहीं से ये शुरुआत तो करेंगे ना, और अब अच्छे की उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए। कुछ आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रही हूँ, आखिर आपको भी तो अच्छा तो नहीं लगेगा अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जाहिर है आजाद कश्मीर कह लें या कश्मीर कह लें, आप उसका एक हिस्सा हैं, और आप कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर इस किस्म के हालात। अब आप बिल्कुल बात घुमा के दूसरी तरफ ले गई हैं। बिल्कुल, ये मैंने कहा ना, आप ऐसा पलसेटा मारती हैं अपने गेस्ट को कि उसको बेचारे को उठने के काबिल नहीं छोड़ती हैं आप। चारों शाने चित कर देती हैं, कहां से बात ला के कहां कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं कहता हूँ कमाल है, आपको दाद देता हूं मैं, यकीन जाने क्या नहीं जर्नलिस्टिक आपकी अप्रोच है। सर, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता पाकिस्तान के हाँ, साथ है, तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी तो है, चाहे बाद में अलग हो जाए ना, हो पाकिस्तान एक की अलग कोई चीज। जिम्मेदारी नहीं है, ना पाकिस्तान ने कभी पीओजेके के हवाले से अपनी जिम्मेदारी समझी है, ना कभी की है। रोज हमारे लोग सेफ्टी वॉल ना होने की वजह से मर रहे हैं, अस्पतालों में वैक्सीनें नहीं है। अभी परसों गिलगित बल्तिस्तान में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल की बच्चियां यूनिफॉर्म पहन के जो है वो सड़क पर ब्लॉक करके वो मुजाहरे कर रही थी अपने मुतालबात को लेकर। तो क्या पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, इसको छोड़ें आप। जो आपका सवाल है ना कि ये सैलाब हट जाएगा और उतर जाएगा पानी तो फिर फसलें दोबारा उगा लेंगे, देखें ये कोई पहला सैलाब नहीं आया। हम्म। पाकिस्तान में हर साल सैलाब आता है, लाखों की तादाद में किसान जो है वो गुर्बत की इंतहाई गहरी गुफा में बैठे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। अब 1973 में सैलाब आया था, भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो उस वक्त थे, तो वो पहला सैलाब था जिसने लोगों को एकदम हैरान परेशान कर दिया, पूरा मुल्क डूब गया था। उसके बाद क्या किया पाकिस्तान, कुछ किया? 11 साल ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी, उन्होंने एक मुतलकुल अनान की तरह बगैर शिरकत गैरे, बिला शिरकत गैरे हुकूमत की। क्या किया उसके बाद? नवाज शरीफ बेनजीर ये म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहे, शौकत अजीज आया और मोइन कुरैशी आया, इमरान खान आया, किसी ने कुछ किया इस हवाले से? कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी रियासत के पास पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है। आलमी मंडी जो है वो एक बड़ी दुकान है, समझ लें, एक होलसेल मार्केट है जहां हर मुल्क अपनी प्रोडक्ट ला के बेचता है। आप जब आलमी मंडी में अपनी प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो बांग्लादेशी नॉकआउट कर देता है, क्योंकि उनकी प्राइसेस ज्यादा बेहतर है। वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, इन सब को छोड़ें, चाइना है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो आपको खड़ा करना आपके लिए जो है वो जुए शीर लाने से कम नहीं है। इसके लिए जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट बनी थी, बेनजीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट 1989 में, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है अगर और कंपेटिटिव बनाना है इसको आलमी मंडी में, तो जो एक्सपोर्ट जो मैन्युफैक्चरर है उसको रिबेट दें, ताकि उसकी प्राइस को आलमी मंडी के साथ करने में थोड़ा कंपेटिटिव सरकार पैसा डाले, 10% रिबेट दे। यही एक तरीका है। अब रिबेट देने के भी पैसे नहीं है इनके पास। इन्होंने किया क्या है?
इन्होंने सवाए लूट मार के और कुछ नहीं किया। और क्यों लूट मार करते हैं? इसलिए कि पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो दौलत जनरेट नहीं कर सकती, तो ये रियासत को खाना शुरू कर देते हैं। आपका क्या ख्याल है, ये कतर को जो चीजें बेचेंगे तो इसमें इनका किकबैक नहीं होगा? लाजमी होगा। तो फिर तो ये लाइलाज है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है, ये बैंकरप्सी करना और अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर करना, ये भी तो एक इलाज है ना, ये भी तो एक इलाज ही है। ये भी तो मैं इलाज ही तजवीज कर रहा हूं ना। जब आप करेंगे 3 साल आपका लोन नहीं मिलेगा, लेकिन 3 साल में आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो आपके पास रहेगा। उससे आप इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान की, उससे आप कम्युनिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज को कर सकते। फिर आपको क्या आपकी गवर्नमेंट में, हुकूमत में इतनी जुर्रत है कि चाइना से जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं उसके ऊपर इतना टैरिफ बढ़ा दे कि वो मुनाफा बख्श ना रहे पाकिस्तान की अंदर तजारत के लिए? तो आप अपनी छोटी इंडस्ट्री को खड़ा करें। आपकी जूतों की इंडस्ट्री, खिलौनों की इंडस्ट्री, धागे की इंडस्ट्री, ये सब खत्म हो चुकी हैं क्योंकि चाइना से आ रही हैं। क्यों आने दे रहे हैं आप? क्यों आप अपने ताजरों को, अपने मैन्युफैक्चरर्स को क्यों कत्ल कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? आपने तो खुद जो है अपना बेड़ा गर्क किया है। आप दूसरों को क्या इल्जाम देंगे कि भारत की साजिश है, कि अमेरिका की साजिश है? किसी की साजिश नहीं है। आपकी हमाकत है, आपकी मिसमैनेजमेंट है, आपकी के पास विजन नहीं है। तो नहीं आप ये हकीकत है, ये नहीं कर सकते। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इनको जो है, जो आपके जैसे लोग जो बात कर रहे हैं उनको सुनना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा कुछ बेहतरी कर सके मुल्क के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये कहीं ना कहीं कोई एक दो लोग ऐसे जरूर निकल आएंगे जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग रह गया होगा, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, और वो ये बात सुनेंगे और जरूर इसके ऊपर अमल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक शुक्रिया यू। बुलाने का। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। आप